Good morning, students. Today we will discuss about chapter 3. The name is The Delhi Sultans. दिल्ली के सुल्तान के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में किन किन डायनेस्टी ने, किन किन वंशों ने राज किया है, उनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 12वीं शताब्दी की, 12th सेंचुरी की, 12वीं शताब्दी में दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक इंपॉर्टेंट, एक मजबूत राज्य बन गया था। 12वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो 12वीं शताब्दी में दिल्ली जो है इंपॉर्टेंट, एक सबसे मजबूत राज्य बन गया था। यहां पे राज करने वाला जो सबसे पहला डायनेस्टी था, जो सबसे पहला वंश था, वो था राजपूत। सबसे पहले जो वंश था वो राजपूत था। और राजपूत भी कौन से थे? तोमर राजपूत। तोमर राजपूतों का 12वीं शताब्दी के दौरान सबसे ज्यादा दबदबा दिल्ली के अंदर था। लेकिन 12वीं शताब्दी के मध्य में, मिड 12th सेंचुरी, दूसरा जो वंश आया है, दूसरा जो डायनेस्टी आई है, वो है चौहान। चौहान डायनेस्टी ने, चौहान वंश ने राजपूत वंश को हरा दिया था। और उसके बाद भारत में दिल्ली के अंदर चौहान वंश का जो है शासन स्थापित हो गया था, शासन चलने लगा था। ये चौहान जो है अजमेर से बिलोंग करते थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी के मध्य ही तोमर वंश को, तोमर राजपूतों को हरा दिया था। जो राजपूत वंश के अगर मैं सबसे पहले शासक की बात करूं, रूलर की मैं बात करूं, तो वो थे अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर। और चौहान वंश की अगर मैं बात करूं तो इसके सबसे पहले शासक थे, वो थे पृथ्वीराज चौहान। सबसे पहले जो शासक थे पृथ्वीराज चौहान थे। इसी दौरान दिल्ली जो है, दिल्ली एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। व्यापारिक केंद्र का मतलब है क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्के बनाने का काम होता था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर सिक्के बनते थे। यहाँ पे सिक्कों का जो है, माल का जो है बहुत बड़ी मात्रा में आदान प्रदान, आयात निर्यात किया जाता था। इसीलिए इसको दिल्ली वॉल के नाम से भी बुलाया जाता है, दिल्ली वॉल, क्योंकि यहां भारी मात्रा में सिक्कों का आदान प्रदान, आयात निर्यात किया जाता था। चलिए बात करता हूं मैं अब दिल्ली में उन वंश के बारे में, उन डायनेस्टी के बारे में जिन्होंने दिल्ली के अंदर राज किया। तो सबसे पहले आता है हमारा तोमर राजपूत। तोमर राजपूत के बाद आए हैं चौहान। और चौहान के बाद 5 मुस्लिम डायनेस्टी आई है। 5 मुस्लिम डायनेस्टी आई है। इन्होंने जो है दिल्ली को बिल्कुल अलग तरीके से बदल के रख दिया, दिल्ली को बिल्कुल अलग बना दिया। जब भारत के अंदर 5 मुस्लिम वंश का आगमन हुआ, तब से दिल्ली जो है बिल्कुल बदलकर रह गया। इन में जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गुलाम वंश से यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। गुलाम वंश के बाद और सबसे लास्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट में आते हैं मुगल वंश। मुगल वंश सबसे लास्ट का वंश रहा है मुस्लिम शासकों का। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने राज किया भारत के ऊपर। तो दिल्ली में जो है इस तरह से वंश हमारे बनते चले गए। आपके चैप्टर में, आपकी बुक में लिखा हुआ है कब कौन सा वंश आया और कब किसने यहाँ पे शासन किया। तो आप अपनी बुक में उसको अच्छे से देख सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं दिल्ली के सुल्तान की, दिल्ली में सुल्तान जो भी हुए हैं उनमें
एक वर्ड आता है तारीख और एक होता है त्वारीख। तारीख और त्वारीख। तारीख जो है सिंगुलर है, एक वचन है, और ये प्लूरल है। ये अगर सिंगुलर किसी एक के बारे में बात करनी है तो तारीख का यूज किया जाता है, और अगर बहुवचन की मैं बात करूं तो त्वारीख होता है। इनका मीनिंग क्या है, होते क्या है तारीख और त्वारीख? तारीख और त्वारीख पर्शियन लैंग्वेज में इतिहास को पर्शियन लैंग्वेज में तारीख और त्वारीख कहा जाता है। कोई भी अगर क्रॉनिकल की मैं बात करूं तो उनको लिखने का काम कौन करते थे? स्क्राइब्स करते थे। स्क्राइब्स के द्वारा क्रॉनिकल लिखे जाते थे। क्रॉनिकल यानी कि वो पास्ट के इवेंट्स, वो पास्ट के तथ्य, भूतकाल के तथ्य जिनको हम एक ऑर्डर में, एक क्रम में लिखते हैं, जिनको हम क्रम के अनुसार लिखते जाते हैं, वो हमारे क्रॉनिकल कहलाते हैं। और क्रॉनिकल को लिखने का काम कौन करता था? वो करते थे स्क्राइब्स। तो ये स्क्राइब्स जो होते थे, इनकी ज्यादातर लैंग्वेज जो है पर्शियन लैंग्वेज थी। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली जो सुल्तान थे, उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अधिकारीगण जो थे, उनकी जो मुख्य भाषा थी वो पर्शियन लैंग्वेज थी। पर्शियन लैंग्वेज में वो इनको लिखा करते थे। वो लिखने का काम क्यों करते थे? पर्शियन लैंग्वेज के जो अधिकारी थे या लोग जो थे, वो इन तारीख और त्वारीख को क्यों लिखा करते थे, यानी इतिहास को क्यों लिखा करते थे? राजाओं से एक अच्छा इनाम पाने के लिए, एक अच्छा उपहार पाने के लिए वो तारीख और त्वारीख लिखा करते थे। अब लिखने का काम कैसे होता था? आपकी बुक में दिया गया है। सबसे पहले क्या होता था? सबसे पहले पेपर तैयार किया जाता था, कागज तैयार किया जाता था। जो भी उनका उस समय का पेपर तैयार बनाने का तरीका था, वो बनाते थे। उसके बाद वो क्या करते थे? टेक्स्ट तैयार करते थे, लिखने का, छपाई का काम करते थे वो। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते थे? सोने को, गोल्ड को मेल्ट कर देते थे, पिघला देते थे, और पिघला के उन अक्षरों पे डाल दिया जाता था, जिनसे उनपे चमक आ जाए, जिससे वो उभर के बाहर आ जाए, दिखने लगे। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते थे? उन सबको वो एक साथ बाइंड कर देते थे, सील देते थे। इस तरह से जाके बुक तैयार होती थी। 1236 अगर 1236 की मैं बात करूं तो उस समय एक रजिया सुल्तान नाम की एक महिला शासिका हुई है, इल्तुतमिश की बेटी थी वो। उन्होंने 1236 में राज करना शुरू किया दिल्ली के अंदर। मिराज सिराज नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया भी है उसके बारे में कि रजिया सुल्तान के 4 भाई थे, लेकिन वो उन चारों में सबसे ज्यादा एबल थी, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थी, इसलिए उसको राजा बनाया गया। लेकिन ये जो है एक हमारी जो नेचर की जो रूल है उसके खिलाफ था, भगवान की रचना के विरुद्ध था कि एक महिला शासिका नहीं हो सकती, इसलिए लोगों ने उनको ज्यादा पसंद नहीं किया और 1240 यानी 1240 में उनको गद्दी से हटा दिया गया। तो आज थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बताया। अगली वीडियो में और इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे